मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जन समस्याओं पर लिया संज्ञान। गिरिडीह में पेयजल संकट दूर करने का दिया निर्देश। मंत्री ने लिया एक्शन। पलामू में बिजली बिल में गलती पर सख्त। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। रांची में मई में प्रस्तावित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले के लिए दिया आमंत्रण। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में हाथियों का आतंक, 2 लोगों को कुचलकर मारा, 3 घायल। चतरा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद। और पलामू समेत राज्य के 6 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दुमका में हीट वेव। कई जिलों में 24 से 28 तक बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहतर सेवाओं पर ध्यान दे रहे हैं ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो। सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ मामलों को संज्ञान में लिया है। गिरिडीह के डांडीघुट्टू में पेयजल संकट का मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने पेयजल और स्वच्छता मंत्री को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को बताया है कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोरेन ने पलामू में गलत बिजली बिल और उसमें सुधार के लिए मांगे जा रहे रिश्वत की खबरों को संज्ञान में लेते हुए JBVNL को चेताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्थिति कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सूचना दी जाए। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने यातायात नियमों के सख्ती से अनुपालन पर बल दिया है। समाचार माध्यमों के जरिए रांची में बच्चों को वाहनों में ओवरलोडिंग की वजह से हो रही परेशानियों का मामला संज्ञान में आने पर श्री बिरुवा ने यातायात पुलिस को इसका समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर ऐसे ओवरलोडिंग करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करे। परिवहन मंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से भी आग्रह किया है कि वे ऐसे मामलों पर सख्ती बरतें ताकि बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। श्री बिरुवा ने अभिभावकों से भी सहयोग का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक सभा के दौरान विवादित बयान देने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौतरफा घिर गए हैं। भाजपा ने श्री खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई और माफी की मांग की है। बयान पर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने खड़गे के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुलाकात के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए, हमने मांग किया है। और हमने ये भी मांग किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे और इलेक्शन कमीशन उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए। हमने कमीशन को रिक्वेस्ट किए हैं कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पार्टी का, सरकार का विषय नहीं है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये घिनौना हरकत है और लोकतंत्र को ये बहुत नीचे तरीके से कमजोर करने जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल से उन्होंने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान देशवासियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस अमर्यादित भाषा का करारा जवाब देगी। श्री मरांडी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी से माफी की भी मांग की।
राज्य के समृद्ध कला संस्कृति और स्वदेशी उत्पादों को एक बड़ा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी रांची में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला का आयोजन होने जा रहा है। इसी सिलसिले में आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट की। श्री सेठ ने राज्यपाल को 1 से 3 तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। कोडरमा में बीती रात जयनगर थाना क्षेत्र के कंजियाडीह गांव में हाथियों के एक झुंड ने पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया। एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर और एक 12 वर्षीय बच्चे को हाथियों ने बेरहमी से कुचलकर मार डाला, जबकि इस हमले में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने के भीतर हाथियों के हमले में यह 7वीं मौत है। वन विभाग के प्रयासों के बावजूद हाथियों का झुंड रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। राज्य भर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 2 किलोग्राम से अधिक अफीम, 85 किलोग्राम डोडा और करीब 29 किलोग्राम पोस्ता दाना बरामद किया है। मादक पदार्थों की इस बड़ी खेप को एक घर में रखा गया था, जिसे बेचने की योजना थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए ई मैंडेट नियमों को सख्त कर दिया है। आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 15,000 रुपये से अधिक के ऑटो डेबिट लेन देन पर अब सत्यापन अनिवार्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए ई मैंडेट नियमों को सख्त कर दिया है। मंगलवार को जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब 15,000 रुपये से अधिक के सभी ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना और भुगतान प्रणाली में भरोसा मजबूत करना है। नए नियम सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स और उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और यूपीआई के जरिए ऑटो डेबिट सेवाएं देते हैं। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेन देन शामिल हैं और ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। आरबीआई के अनुसार ई मैंडेट सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को पहले एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। देश को कुपोषण से मुक्त करने के उद्देश्य से 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। एक समय था जब भारत में बच्चों के पोषण और उनके शारीरिक मानसिक विकास पर खास ध्यान नहीं दिया जाता था, जब सही पोषण और देखभाल के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे और जब लाखों बच्चों के लिए स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक विकास एक चुनौती बन चुका था। पहले की सरकारों की कोशिशों के बाद भी प्रयास धीमे पड़े रहे थे और फिर साल 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने इससे निपटने के लिए एक और प्रयास की शुरुआत की, जिसे हम पोषण पखवाड़े के नाम से जानते हैं। पोषण को केवल एक दिन के प्रयास से आगे बढ़ाकर देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 15 दिन के आयोजन को बढ़ावा दिया। हर बार की तरह इस साल भी 8वें पोषण पखवाड़े का आयोजन हो रहा है। 9 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ ये अभियान बच्चों के मस्तिष्क के विकास, उनके शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र भलाई के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। ये पखवाड़ा जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना विषय पर आधारित है, जो ये साबित करता है कि अगर बच्चों को प्रारंभिक दिनों में सही पोषण और देखभाल मिले तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास अधिकतम हो सकता है। पोषण पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के विकास के हर पहलू को सशक्त बनाना, चाहे वो गर्भावस्था के दौरान माताओं को पोषण संबंधी जानकारी देना हो या फिर बच्चों को जन्म के बाद सही आहार देना। इस अभियान के तहत मुख्य रूप से 5 क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। पहला है मातृ और शिशु पोषण, जो ये सुनिश्चित करता है कि गर्भवती महिलाएं सही पोषण प्राप्त करें और बच्चों को स्तनपान और उचित आहार मिले। दूसरा है प्रारंभिक प्रोत्साहन,
जिसमें 0 से 3 वर्ष के बच्चों को प्रतिक्रियाशील देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के जरिए मानसिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा है खेल आधारित शिक्षा, जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास में मदद करती है और स्कूल जाने की तैयारी में सहयोग करती है। चौथा है स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना, जहां माता पिता और समुदाय को जागरूक किया जाता है कि कैसे बच्चों के जीवन में स्क्रीन टाइम को संतुलित किया जाए। और पांचवा है आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करना, ताकि बच्चों को सबसे अच्छा पोषण और देखभाल मिल सके। इस अभियान की शुरुआत ने न केवल पोषण को प्राथमिकता दी है, बल्कि बच्चों के विकास की दिशा ही बदल दी है। समय के साथ पोषण पखवाड़ा एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है और बच्चों के सही पोषण के महत्व को हर घर तक पहुंचाया जाने लगा। पोषण पखवाड़ा एक ऐसा अभियान है जो जीवन के पहले 1000 दिनों को लेकर एक नई सोच और दिशा लेकर आया। पोषण पखवाड़े के तहत पूरे देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें पोषण पंचायतें, जागरूकता सत्र और प्रारंभिक प्रोत्साहन गतिविधियां शामिल हैं। पोषण पखवाड़ा 2026 के माध्यम से सरकार का उद्देश्य साफ है कि पूरा देश मिलकर एक स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त भारत का निर्माण करे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत में कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत आज एक महाबली योद्धा की तरह मैदान में खड़ी है। यह योजना न केवल गरीब मरीजों का सहारा बन रही है, बल्कि इसने चिकित्सा जगत के बड़े संस्थानों का भरोसा भी जीता है। जब उन्हें पता चला कि वे ब्लड कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में हैं, पहले मेदांता और फिर वेल्लोर के सीएमसी अस्पताल की दौड़ लगाते लगाते उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। तभी वेल्लोर के डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि जिस इलाज के लिए वे भटक रही हैं, वह रांची के सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। आने का बाद तो आराम तो कुछ लग रहा है, ठीक भी है, ठीक होके जाएंगे। फ्री हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। 2 महीना से हम यहाँ पर हैं। जहुरन के बेटे तबारक कहते हैं कि मां की बीमारी की खबर ने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए थे। वेलोर जैसे बड़े अस्पताल से वापस रांची आना उनके लिए एक सुखद मोड़ साबित हुआ। आज उनकी मां न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रही हैं, बल्कि आयुष्मान भारत की सुरक्षा ने उन्हें आर्थिक चिंता से भी मुक्त कर दिया है। हम लोग मेदांता में इलाज करवा रहे थे, एंजाइटी का प्रॉब्लम था पहले। फिर वहाँ पे जब ब्लड कम होने लगा तो फिर वहाँ के डॉक्टर जब बोन मेरो का टेस्ट किया तो पता चला कि ये एमएल ब्लड कैंसर है। फिर हम लोग को जब ये बीमारी में पता चला तो फिर हम लोग भेलोर लेके चल गए मम्मी को। फिर वहाँ पे जब यहाँ ये टेस्ट हुआ फिर से, तो बोला कि हाँ सच में ये एमएल केस है, ब्लड कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। तो फिर हम जब यहाँ पे रांची में पता किए तो फिर ये सर के बारे में पता चला, अभिषेक रंजन, जो स्पेशलिस्ट है ये ब्लड कैंसर का। तो फिर हम यहाँ पे आके विजिट किए, सगा क्लिनिक में बात हुआ, तो फिर मेरा यहाँ पे भी ट्रीटमेंट चल रहा है और आयुष्मान से मैक्सिमम कवर हो रहा है सारा चीज़। रांची के सदर अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। साल 2024 में महज 10 बिस्तरों से शुरू हुआ यह विभाग आज 70 बेड तक विस्तार ले चुका है। यहाँ की बेहतरीन सेवा का ही नतीजा है कि झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों के मरीज भी यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। तो लोग यहाँ पर विश्वास है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को भी विश्वास है, पब्लिक को भी विश्वास है, और हम लोग आगे और बढ़ाना चाहते हैं इसको, लेकिन थोड़ा स्पेस की कमी है। 10 बेड से बढ़ करके अभी 70 बेड हो गया है। अपनी सेवा भावना की वजह से रांची का सदर अस्पताल आयुष्मान मरीजों के इलाज के मामले में देश में अग्रणी बना है। कैंसर जैसी खर्चीली बीमारी का मुफ्त इलाज होना चिकित्सा के क्षेत्र में किसी क्रांति से कम नहीं है। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की
पहली बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि उस जघन्य कृत्य में निर्दोष लोगों की जान जाने का दुखद दृश्य हमारी स्मृति में अंकित है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उस जघन्य और कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की यादें देश की सामूहिक स्मृति में हमेशा अंकित रहेंगी। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को हमेशा याद रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोषों को श्रद्धांजलि दी। विभत्स आतंकी हमले को याद करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मैं पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। उस विभत्स और कायरतापूर्ण आतंकी कृत्य में खोई निर्दोष जिंदगियां हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हैं। मैं दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा हूं। जिनका दुख असीम है वे हमेशा याद किए जाएंगे। ऐसी क्रूर घटनाएं हमारे शांति, एकता और मानवता के स्थायी मूल्यों के प्रति संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकती। हम आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप से लड़ने के लिए अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा और आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। पिछले साल इसी दिन हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को कभी नहीं भुलाया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट है। हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर देश की आंखें नम हैं। पहलगाम के शहीदों की शहादत को देश भूला नहीं है। आज देश उनकी कुर्बानी को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर कहा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा और आतंकवादियों के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को हम याद कर रहे हैं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जो इस अपार क्षति का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम इस दुख और संकल्प की घड़ी में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। भारतीय सेना ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए संदेश साझा किया है कि जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले साल 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन महादेव भी शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन हाल के वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़े अभियानों में से एक था। पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले की पहली बरसी पर, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपना संकल्प दोहराया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई निर्णायक कार्रवाई को याद किया और आतंकियों को चेतावनी दी कि भारत के खिलाफ किसी भी हरकत का जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। इस जघन्य हमले की बरसी पर सेना के एडीजीपी पर पोस्ट करते हुए कहा, भारत के खिलाफ हर कार्रवाई का जवाब तय है, न्याय जरूर मिलेगा हमेशा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जारी है संदेश वाला ग्राफिक भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11,
एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। रांची में संतों की महत्वपूर्ण प्रांतीय बैठक हुई, जिसमें आगामी 27 अप्रैल को देशवासियों से गौ सम्मान दिवस मनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान गौ माता की सुरक्षा, सेवा और सम्मान को लेकर व्यापक चर्चा हुई। रांची में संतों की एक अहम बैठक में गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर बड़ा संदेश दिया गया है। संतों ने गौ माता के संरक्षण और सम्मान को हर नागरिक का कर्तव्य बताया। संतों ने लोगों से अपने अपने क्षेत्रों में गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और गौशालाओं में जाकर सेवा करने का आग्रह किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों और गौ भक्तों ने इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। भारत के 36 प्रांतों के 790 जिलों में आने वाले करीब 5400 अनुमंडलों तक यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके प्रथम चरण में 27 अप्रैल 2026 के दिन, यानी कि आज हम चर्चा कर रहे हैं तो आज से 5 दिन बाद 27 अप्रैल को भारत के सभी अनुमंडलों से 4 प्रार्थना पत्र दिए जाने हैं। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल महोदय के नाम, जिसमें मूल 3 भावना है कि गौ माता राष्ट्रमाता हो, गौ हत्या बंद हो और केंद्रीय कानून बने। गौ सम्मान दिवस के जरिए न सिर्फ गौ माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का संदेश दिया गया है, बल्कि समाज को एकजुट कर संरक्षण और सेवा के लिए प्रेरित करने की भी कोशिश है। डीडी न्यूज के लिए रांची से रविकांत कुमार की रिपोर्ट। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। पलामू, बोकारो, सरायकेला, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दुमका में आज हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। आज और कल मौसम शुष्क बना रहेगा। 24 से 28 अप्रैल तक कई जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। पलामू प्रमंडल में गर्मी और हीट वेव का प्रकोप लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। इस मौसम में लू लगने का भी खतरा होता है।
पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने लोगों से गर्मी के मौसम के मद्देनजर एहतियात बरतने की अपील की है। उन्हें स्वस्थ रहने के कई टिप्स दिए हैं। के लिए हम क्या करें? पहली बात कि प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए। दूसरी बात कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप निकलने की कोशिश न कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन कीजिए। खाली पेट बाहर मत निकलिए। अगर आपको अनईजी फील हो रहा है, धूप में चलते चलते चक्कर आ रहा है, तो अलर्ट हो जाइए और किसी ठंडे स्थान पर चले जाइए और वेट कीजिए, इंतजार कीजिए जब मौसम अच्छा हो जाए। अगर मान लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा परेशान हैं गर्मी से, तो आप सूती कपड़ा का यूज़ कीजिए, उसी से बदन को पोंछिए, उससे भी बदन ठंडा हो जाता है। और घर में जो ORS बनता है उसका उपयोग कीजिए। 1 लीटर पानी में 1 चुटकी नमक और एक स्कूप अगर चीनी डाल के जो बनाते हैं वो भी ORS उतना ही अच्छा होगा जितना मार्केट में WHO का ORS होता है। इसके अलावा घर में मौजूद छाछ, दही, सत्तू का शरबत और कोई भी तरल पदार्थ बार-बार सेवन कीजिए। उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और भक्ति का बेजोड़ मेल देखने को मिला। मंदिर में पहली पारंपरिक पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर की गई। 6 माह तक बंद रहने के बाद आज सुबह केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिए गए। 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग के कपाट सुबह 8 बजे खोले गए और इस मौके पर मंदिर प्रांगण में हजारों श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कपाट खुलने के मौके पर अपार उत्साह से भरे श्रद्धालु बम बम भोले और जय बाबा केदार के जयकारे लगा रहे थे। इस मौके पर भगवान शिव के धाम को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया, जहां अत्यंत मोहक रूप से लिखे सदाशिव ने भक्तों को बहुत आकर्षित किया। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री की धाम के कपाट भी खोले गए थे। उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे और इसी के साथ इस वर्ष की 4 धाम यात्रा की पूरी तरीके से विधिवत शुरुआत हो जाएगी। हर साल सर्दियों में चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले साल अप्रैल या मई में दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। 6 माह के यात्रा सीजन के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इन धामों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पिछले साल 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन धामों में दर्शन किए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जन समस्याओं पर लिया संज्ञान। गिरिडीह में पेयजल संकट दूर करने का दिया निर्देश। मंत्री ने लिया एक्शन। पलामू में बिजली बिल में गलती पर सख्त। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। रांची में मई में प्रस्तावित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले के लिए दिया आमंत्रण। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में हाथियों का आतंक, 2 लोगों को कुचलकर मारा, 3 घायल। चतरा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद। और पलामू समेत राज्य के 6 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दुमका में हीट वेव। कई जिलों में 24 से 28 तक बारिश के आसार।